So, chapter 8th of your geography, composition and structure of atmosphere. Last time I sent you the table here and the composition of gases in our atmosphere. You must have seen it. Now we'll start here again. Atmosphere. The atmosphere is composed of gases. Already we have done it. The proportion of gases change in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर. यानी जब सरफेस से आप सीधा ऊपर चलेंगे हाइट पे तो 120 किलोमीटर के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट नील होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. मतलब आप अगर ज़मीन से सीधा 120 किलोमीटर ऊपर चलते हैं सीधे तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है. उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर जो होता है वो सिर्फ मिलता है 90 किलोमीटर तक, इसके ऊपर वो भी नहीं है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ज़मीन से सरफेस से डायरेक्टली सीधा ऊपर 90 किलोमीटर तक मिलेगा, उसके ऊपर आपको ना वाटर मिलेगा और ना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात करें गैसेस का. दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेट्रोलॉजिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट गैस. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो सिर्फ 0.036% है. ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपेक होता है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए. कुछ समझ में आया? इसका मतलब आया आपको? यानी जो ऊपर से सन की लाइट आती है, जो लाइट और हीट आता है वो उसको ये रास्ता इसको देता आने के लिए, ट्रांसपेरेंट होता आने के लिए. लेकिन जो नीचे से गर्मी ऊपर जाना चाहती है उसको ये होल्ड ऑन करता है, रोक लेता है. ओपेक मतलब होता है आर पार ना जाने दिखाई पड़ना, ना जाने देना, एकदम से फिक्स कर देना, बंद हो जाना पूरा. ओपेक साइंस में पढ़ा होगा आपने, साइंस में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट्स और ओपेक पढ़ा होगा आपने. ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह से आर पार, जैसे ये नज़र आ रहा है, देखिए आप ऐसे नज़र आए. और ट्रांसलूसेंट है, देखिए सामने एग्जाम्पल भी है, ये है आपका ट्रांसपेरेंट, पूरा आर पार नज़र आ रहा है. और ये है आपका ट्रांसलूसेंट, दिख रहा है, थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है. और ये क्या है आपका, बिल्कुल ओपेक, देखो दीवार सामने, कुछ भी नहीं सामने नज़र आ रहा है. अंडरस्टूड? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मेट्रोलॉजिकली. हाँ, इसका अब नुकसान भी नज़र आ रहा है, सामने आ रहा है कि जो ऊपर से लाइट आती है सन की लाइट और जो रेडिएशन आता है उसको तो ये अलाउ करता है, लेकिन नीचे से जो सन का रेडिएशन, सन की जो गर्मी जो होती है उसको ये ऊपर जाने नहीं देता, उसको बंद कर देता रास्ता उसका. अब आप बोलोगे सर उससे नुकसान हो गया ना, दिन भर जो सन की लाइट आती जमा हो जाती है और रात भर जाएगी नहीं तो गर्मी होगी, गर्मी बढ़ेगी. और सही बात, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ भी रहा है, पर इसका फ़ायदा भी है, वो आज ये लेसन में आपको मिलेगा. फिलहाल आप देखते हैं हम लोग यहीं पे. तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर यहाँ पे ऐसा बताया. आज नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एब्जॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है. और आज ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है. ठीक है, और इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है अभी. क्योंकि देखिए एक बात और भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है और गर्म गैस से गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी जब बढ़ेगी तो ग्लेशियर जो हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ की, वो पिघल जाएंगे यानी मेल्ट होंगे. और मेल्ट होने पे क्या होगा, सारा पानी बन जाएगा. पानी कहाँ जाएगा, नीचे आएगा. नीचे कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा. समुद्र में पानी आएगा, फिर क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा. और जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा, स्पेस में नहीं, पानी यहाँ ज़मीन पर फैल जाएगा. कहाँ फैलेगा, जो समुद्र किनारा है, जो सी शोर एरिया है, वहाँ पानी फैलेगा. और जब पानी फैलेगा तो जो वहाँ के शहर, उनका क्या होगा, शहर डूब जाएंगे. और शहर डूबने में क्या होगा, इंसान मर जाएंगे या इंसान छोड़ के भागना पड़ेगा वहाँ से. इतना बड़ा असर पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का. साथ में और क्या प्रॉब्लम होगा, टाइम पे बरसात नहीं होगी या फिर बहुत बरसात हो जाएगी, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ जाएगा, क्लाइमेट का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, सीजन बदल जाएंगे. ये सब बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका नुकसान भी है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसके कारण होता है. आज ये भी दिया है कि पास्ट पीरियड में इसका मेनली इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग ने फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू कर दिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है.
और ओजोन जो है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो 10 से 50 किलोमीटर एबो मिलता है। तो आप ओजोन जो लेयर है वो 10 से 50 किलोमीटर एबो मिलता है हर सरफेस, जो फिल्टर काम करता है, जो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेस जो रेडिएट होती है सन से, जो प्रिवेंट करता है अर्थ के पास आने के लिए, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। गर्मी से उसमें होल हो जा रहा है। एक लेयर है ओजोन लेयर जो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है ये, इसका काम क्या हो रहा है कि जो सन की लाइट आती है उस सन के लाइट में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, देखो अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, जो मैं आज पढ़ के आया हूँ हिंदी से क्या है, मैं अल्ट्रा वायलेट रेज को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो नीचे लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होती हैं, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो उन सब रेज को ये ओजोन लेयर फिल्टर करता है, यानी उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, नीचे नहीं आने देता। देखो आप कितना इम्पोर्टेंट नेचर ने आपको हमें बचाया है, कितने अच्छी तरह से। अब चाहे इसको आप गॉड बोलो और चाहे नेचर बोलो, पर कितनी अच्छी तरह उन्होंने हमको सेव किया। अगर वो ओजोन लेयर ना होता तो डायरेक्ट सब वो रेस नीचे आती है और हम जिंदा नहीं बचते, जो हमारी चमड़ी जल जाती, टैन हो जाती। गॉट इट। अब उसको हम बर्बाद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या हो रहा है कि ऊपर ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और वो छेद होने से क्या हो रहा है कि सारे अल्ट्रा वायलेट रेस नीचे आ रहे हैं। ऐसे केसेस हैं जो 10 से 40-50 किलोमीटर ऊपर हमको मिलता है। नेक्स्ट आपका है वाटर वेपर। ये क्या है? वेरिएबल गैस है ये एटमॉस्फेयर में। ये कैसे लिखा है? विच डिक्रीज विद अल्टीट्यूड इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक। जो ऊंचाई भी जाने पे हमको वो कम मिलता है वाटर वेपर। कितना परसेंट है ये वाटर वेपर? कितना परसेंट है वाटर वेपर? कुछ मिला आपको? यहाँ देखो क्या लिखा है, इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, while in the dry and cold areas of desert and polar regions it may be less than 1% of the air। देखो यहाँ नहीं लिखा वाटर वेपर, नहीं लिखा है। मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मिला हुआ, मिक्सअप हुआ। जैसे भी दूध में मिल जाती है चीनी, सही बात है ना, उस तरह से हवा में मिल गया है वाटर वेपर। तो ये अबाउट 4% है, इसका अलग से परसेंट नहीं दिया गया इसमें, उसी सब में मिक्स है ये। और एक कोल्ड एरिया में, डिजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में कम मिलता है, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये बढ़ जाता है, वहाँ ज़्यादा मिलता है मैक्सिमम। सो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब इक्वेटर से आप जाते हैं पोल साइड में, वहाँ पे इसका डिक्रीज होता है, इसका अमाउंट। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट। और इस सन का जो हीट आ रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उससे आपका हालत अच्छा है। इट दस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। यानी कि जो आपके एयर में जो वाटर वेपर है वो आपके अर्थ को टू हॉट या टू कोल्ड होने से सेव करता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर भी कंट्रोल करता है वाटर वेपर। अब एक आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है, उससे पहले देते हैं डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है? सफिशिएंट कैपेसिटी होती है स्मॉल सॉइल पार्टिकल में, जो क्या होती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, एश, पोलन, डस्ट, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। ये होते हैं डस्ट पार्टिकल जो ऑलरेडी हवा में प्रेजेंट हैं। डू यू वांना टू एक्सपेरिमेंट इट? आपके घर में कहीं छत तो नहीं, यू कैन से कि जो आपके पास आयरन के जो सीट होते हैं या एस्बेस्टोस सीट है, कहीं के बीच में होल रहता है, उस होल में से सन की लाइट नीचे आती है, आइदर डे में या आफ्टरनून कभी भी। और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप तो उसमें बहुत सारा आपको लगता है कचरा जैसा डस्ट उड़ता रहता है, बहुत हल्का, जो बहुत धीरे धीरे उड़ते रहते हैं उसमें। आप ऑब्जर्व किया होगा आपने, और नहीं किया तो देखना आज, अभी आज या कल परसों में, जब आपकी कहीं छत में से किसी जगह से छोटा सा होल बना रहे और वहाँ से नीचे सन की लाइट घर के अंदर आए और सब तरफ अंधेरा रहे, सिर्फ वो लाइट अंदर आए,
तब देखो जी आप कुछ उड़ता हुआ नजर आपको आएगा उस हवा उस लाइट में, वो होता है डस्ट पार्टिकल जो हवा में ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? कन्वेंशनल एयर करंट जो ट्रांसपोर्ट करती है डेड हाइट्स में, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल कहाँ मिलते हैं आपको? सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड, क्योंकि वहाँ पे होता है विंड ड्राई। सब ट्रॉपिकल रीजन में और कहाँ पे? टेम्परेट, यानी कि हमारे यहाँ पे, जो हम कहाँ रह रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पे विंड ड्राई है, ऊपर से यहाँ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारा डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बनता है। Dust and salt particles act as hydroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce cloud। तो ये लिखा है dust and salt particle act as hydroscopic nuclei बनाती है इसके अराउंड वाटर वेपर के, और उसी ऊपर क्लाउड बनता हो। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल हो गया। होमवर्क है कि ठंडी के महीने में आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सांस लेते हो तो आपके नाक में दर्द होता है। कभी एक्सपीरियंस किया आपने कि ठंडी के महीने में, जब ये जो महीना आ रहा है अभी दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी आएगा, तो जब सांस लेंगे आप नाक से तो आपके नाक में दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? वाई योर नोज पेन्स, इट इज़ पेनिंग व्हेन यू ब्रीथ। यू आंसर इट इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टिल देन टेक केयर।